नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर भारतीय सेना से आ रही है। दोस्तों भारतीय सेना ने व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के लिए एक टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस होगी। इसके अलावा भारतीय सेना ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट को भी इशू कर दिया है जिसका उत्तर भारतीय डिफेंस कंपनीज देंगी। कहा जा रहा है कि इसमें कम से कम 50% स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित होने चाहिए और जो वास्तविक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा उसके 3 साल के अंदर इसका फील्ड मूल्यांकन परीक्षण यानी कि इसके फील्ड ट्रायल्स होंगे। अगली खबर दोस्तों भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना अब जल्द ही स्वदेशी रूप से तैयार किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित अनमैन्ड ऑल टेरेन वाहनों का टेस्ट करने वाली है लद्दाख में, जिनका इस्तेमाल सर्विलांस और लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। बता दें कि ये ट्रायल्स राजस्थान के रेगिस्तान में भी आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद सेना इनमें से जो सबसे अच्छा उत्पाद होगा यानी कि बेस्ट उत्पाद होगा उसे चुनेगी और उसका बड़ी संख्या में ऑर्डर देगी। वहीं भारतीय सेना त्रिशूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोटली ऑपरेटेड वेपन्स स्टेशन को भी देख रही है जो कि 300 मीटर की रेंज में टारगेट को इंगेज कर सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड ने कहा है कि उन्होंने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल में इस्तेमाल होने वाला डिकंटेमिनेशन सेट्स को तैयार कर लिया है और पहले स्लॉट के तहत 60 स्वदेशी रूप से तैयार किए गए ये जो डिकंटेमिनेशन सेट्स हैं उनकी आपूर्ति कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इन स्वदेशी सेट से सालाना 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगली खबर बोइंग को लेकर आ रही है। दरअसल बोइंग ने भारत को चेतावनी दी है। ऐसा क्यों किया है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल बोइंग ने कहा है कि उसके पास P-8 पोसाइडन समुद्री गश्ती विमानों के उत्पाद के लिए एक बैकलॉग है और ये जो उत्पादन लाइन है वो 2025 तक चालू रहेगी, लेकिन अब ना तो उनको मौजूदा ग्राहकों से ऑर्डर मिल रहा है और ना ही नए ग्राहक उनके बन रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय नौसेना 6 P-8I खरीदना चाहती थी उस सौदे को भारत ने पिछले साल कैंसिल कर दिया, लेकिन इससे बोइंग को एक तगड़ा झटका लगा है। बोइंग ने कहा कि अब उनके लिए आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि उनका जो वर्तमान प्रोडक्शन लाइन है वो प्रभावित हो रही है जो कि 2025 तक चलेगी। हालांकि भारत ने जो P-8I विमान खरीदने थे अमेरिका से 6 की संख्या में, उन्हें इसलिए भी कैंसिल किया क्योंकि भारत अब DRDO के द्वारा तैयार किए जा रहे मल्टी मिशन मैरीटाइम स्वीट को प्रेफर कर रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय वायुसेना से आ रही है। दरअसल मैंने आपको हाल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेयर ने भारतीय वायुसेना के साथ बातचीत शुरू कर दी है अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब एयरबस मिलिट्री ने भारतीय वायुसेना के साथ चुपचाप तरीके से A400 एयरलिफ्टर की पेशकश शुरू कर दी है। बता दें कि एयरबस मिलिट्री और ब्राजीलियन एम्ब्रेयर दोनों ही भारत में लोकल प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने के लिए तैयार हैं और दोनों ही कंपनियां अपने एयरक्राफ्ट में भारत के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को लगाने के लिए भी तैयार हैं। अगली खबर दोस्तों HAL की तरफ से आ रही है। HAL के चेयरमैन आर माधवन जी ने कहा कि HAL ने 30 सिंगल सीटर तेजस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है जो कि भारतीय वायुसेना के 32 तेजस ऑर्डर के अंतर्गत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी एक एयरक्राफ्ट बचा है डिलीवरी के लिए और दूसरा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को अगले महीने सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा HAL की लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन 18 तेजस ट्रेनर को भी तैयार कर रही है। HAL की योजना है कि इस साल के अंत तक 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को दे दिए जाएंगे और बाकी के 14 ट्रेनर एयरक्राफ्ट 2024 तक भारतीय वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो स्वदेशी UAV को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फर्म CD स्पेस रोबोटिक्स ने एक नया स्पॉट V3 फिक्स विंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल का अनावरण किया है जिसे घरेलू रूप से विकसित किया गया है। स्पॉट V3 का इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस रोल्स के लिए किया जा सकता है। बता दें कि इस स्वदेशी ड्रोन का जो विंग स्पैन है वो है 4.5 मीटर का और ये सिंगल इंटरनल कंबशन इंजन से लैस है और ये अपनी हॉरिजॉन्टल फ्लाइट के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है बिग बैंग बूम्स को लेकर। दोस्तों चेन्नई स्थित बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने कहा है कि वो भारतीय सेना को एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम की 25 यूनिटें देंगी। बता दें कि इस एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम की जो प्रभावशाली डिटेक्शन रेंज है वो 5 किलोमीटर है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना से ही आ रही है। दरअसल अमेरिका का F-18 और फ्रांस का राफेल दोनों ही तैयार हैं भारतीय नौसेना को अपने अपने एयरक्राफ्ट बेचने के लिए, जिसमें कि 18 सिंगल सीट फाइटर जेट और 8 ट्विन सीट फाइटर जेट्स होंगे। वहीं अमेरिका ने भारत को एक और ऑफर दिया है जिसमें कि वो अब भारत में F-18 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार करेगा। हालांकि ये जो ऑफर अमेरिका की तरफ से दिया गया है वो भारत सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी में फिट बैठता है क्योंकि F-18 का मतलब ये है कि भारतीय नौसेना भविष्य में अमेरिका के सेंट्रिक अलायंस नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगी इंडो पैसिफिक रीजन में।
इसके अलावा भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि FA-18 एक सिद्ध यानी कि प्रूवन वर्सेटाइल डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने कहा है कि वे अब दोनों ही एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन का ट्रायल रिपोर्ट है उसे अगस्त में भेजेगी और इस खरीद को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत अर्थ मूवर्स के नए हाई मोबिलिटी व्हीकल को लेकर। दरअसल दोस्तों भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अपने 8x8 के एक हाई मोबिलिटी व्हीकल का अनावरण किया है जिसे कि DRDO के द्वारा तैयार किया गया। बता दें कि इस वाहन को T3D 78 एयर कूल्ड इंजन पावर देता है और ये वाहन बुलेट और ब्लास्ट प्रूफ है जो कि हर मौसम और हर टेरेन में ऑपरेट किया जा सकता है। बता दें कि 8x8 वाहन का जो ये आर्म कैबिन है इसका इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशंस में किया जा सकता है जैसे कि माउंटेड गन सिस्टम एप्लीकेशन और रडार सिस्टम को भी इस पर माउंट किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है साइलेंट संतरी को लेकर। दरअसल भारतीय सेना दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल इस तरीके की तकनीकों का मकसद ये होता है कि भारतीय जवानों की जान को खतरा कम से कम हो और इस दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर साइलेंट संतरियों को तैनात कर दिया है जो कि चुपचाप बॉर्डर की निगरानी करेंगे। इतना ही नहीं इनकी नजर से दुश्मन का बचना आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना का डिजाइन ब्यूरो खुद कई तकनीकों पर काम कर रहा है। डिजाइन ब्यूरो ने एक रोबोट तैयार किया है जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर सकता है, जो रात दिन किसी भी मौसम में निगरानी कर सकता है। फिलहाल तो इसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो इसका डिजाइन जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनके साथ भी शेयर करेगी ताकि बड़ी संख्या में इनका उत्पादन किया जा सके। इसकी कुछ क्षमताएं जैसे कि लगातार 6 घंटे तक पेट्रोलिंग कर सकता है। इतना ही नहीं बैटरी डाउन होने पर यह खुद चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है और खुद को चार्ज करके फिर से पेट्रोलिंग कर सकता है। एक रोबोट अगर चार्जिंग पर गया तो दूसरा रोबोट उसकी जगह निगरानी कर लेगा। बता दें कि इस रोबोट को मेजर पारस कंवर ने तैयार किया है। यह अपने डेटाबेस से चेहरे की पहचान करता है और कोई अनजान दिखने पर अलर्ट भेज देता है। यह वायरलेस से 5 से 10 किलोमीटर दूर बेस में डेटा भी भेज सकता है। यह 3D प्रिंटेड रोबोट है। 5 से 6 रोबोट की एक पूरी फैमिली है और ये रेल माउंटेड रोबोट है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की तारबाड़ी या वॉल पर आराम से लगाया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर INS विक्रांत को लेकर आ रही है। दरअसल INS विक्रांत जो कि अगले महीने भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है उसका अभी सी ट्रायल पूरा हुआ है जिसके बाद कुछ इमेजेस यानी कि फोटोज जारी की गई जिसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक तरफ एक फाइटर जेट की रेप्लिका दिखेगी। डेक पर रखी गई ये रेप्लिका दरअसल फाइटर जेट MiG-29 की है जिसकी एक स्क्वाड्रन इस एयरक्राफ्ट पर तैनात होगी। ये रेप्लिका देखने में बहुत ही रहस्यमय लगती है लेकिन इसे किसी मकसद से डेक पर रखा गया है। MiG-29K की इस रेप्लिका को कैरियर डेक क्रू को एयरक्राफ्ट हैंडल करने की ट्रेनिंग देने के मकसद से रखा गया है। इसके अलावा इस विमान वाहक पोत में लिफ्ट क्लियरेंसी, पार्किंग या लैशिंग के बारे में बताने के लिए एक वायर फ्रेम के तौर पर भी रखा गया है। दरअसल MiG-29K की ये कॉपी कैरियर डेक क्रू को ये बताने के लिए काफी है कि जेट का दायरा और इसका व्हील बेस कैसा होता है। इस तरह से ये जो क्रू है वो इस वायर फ्रेम को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे पता लग पाता है कि डेक पर कोई फाइटर जेट कैसे मूव करता है, उसकी लॉन्चिंग से लेकर रिकवरी एरिया, एलिवेटर्स और कैरियर के हैंगर के बारे में पूरी जानकारी होती है। हालांकि दोस्तों इस तरीके की जो एयरफ्रेम का इस्तेमाल होता है वो कोई नया नहीं है। अमेरिकी नौसेना भी उन एयरफ्रेम का इस्तेमाल करती है या प्रयोग करती है जो रिटायर हो चुके हैं और इन एयरफ्रेम के जरिए ग्राउंड हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, फायर फाइटिंग ड्रिल्स, क्रैश रिकवरी एक्सरसाइज और दूसरी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगली खबर I2U2 शिखर सम्मेलन को लेकर आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए I2U2 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में इजरायली प्रधानमंत्री, UAE राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। हालांकि इस सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक खाद्य और जो ऊर्जा संकट है वही इसके मुद्दे होंगे। दरअसल दोस्तों भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नए समूह I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। दुनिया भर में अमेरिकी गठबंधनों को फिर से सक्रिय और पुनर्जीवित करने की कोशिशों के तहत यह ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि I2U2 ग्रुप की परिकल्पना पिछले साल 18 अक्टूबर को हो गई थी जब इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से ये संबंधित बातचीत होती रहेंगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो UNSC को लेकर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अगर 2023 में चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता है तो इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की उसकी दावेदारी को बल मिल जाएगा। बता दें कि विश्व जनसंख्या संभावना 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में अगले साल चीन को पीछे छोड़ देने की उम्मीद है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रखंड के निदेशक जॉन विलोम्स ने कहा कि सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के रूप में उभरने से भारत का कुछ चीजों पर दावा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि भारत जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाता है तो भारत को निश्चित रूप से यूएनएससी में एक मजबूत दावेदारी मिल जाएगी और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में भारत की प्रबल दावेदारी भी हो जाएगी और निश्चित रूप से इस चीज से भारत को फायदा मिलेगा और भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से हो रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है। साथ ही भारत का दावा है कि वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में स्थान पाने का हकदार है। हालांकि दोस्तों, भारत को अगर सीट मिलेगी भी यूएनएससी में तो जनसंख्या के बल पर ही मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर स्पेस से आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सी की पहली तस्वीर दिखाई है, जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ इन तस्वीरों का पहला दीदार किया। जेम्स वेब टेलीस्कोप को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। उस दौरान वैज्ञानिकों ने जो उम्मीद लगाई थी वो इस तस्वीर के सामने आने के बाद साबित हुई है। इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी भी सहयोगी है। ब्रह्मांड की इस पहली रंगीन छवि के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जानकारी दी है। अपने ट्विटर हैंडल पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने लिखा कि इस टेलीस्कोप के जरिए पहली और बेहद खास तस्वीर का जारी होना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष के साथ अमेरिका और पूरी मानवता के लिए अच्छा दिन है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये वेब टेलीस्कोप वैसे तो ताउम्र काम करेगा, लेकिन उम्मीद है कि 20 सालों तक तो काम करता ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।